हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉकटर्नल एस्पिरेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी की एक नई सीरीज़, जिसमें हम 2015 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर्स के पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई करंट न्यूज़ है तो हम उसे भी देखेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 से लिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ये तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि डीपीएसपी हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन है, द प्रोविजंस कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाई एनी कोर्ट। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम डीपीएसपी में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हम पार्लियामेंट के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन हम पार्लियामेंट के द्वारा कर सकते हैं, न्यायालय के द्वारा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2। इसके बाद डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डीपीएसपी से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स है। आर्टिकल 36, 37 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 36 से लेकर 51 आर्टिकल जो हैं वो डीपीएसपी को कवर करते हैं, और ये डीपीएसपी से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ न्यूज़ जो डीपीएसपी से रिलेटेड है और करंट में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है। तो हमारा न्यूज़ क्यों है, ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है, ये देख लेते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि इन हिज स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ 28 इंडिपेंडेंस डे, 28 इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर ए यूनियन सिविल कोड के बारे में जिक्र की है, और इसी वजह से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चे में। अब यूनियन सिविल कोड होता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो यूनियन सिविल कोड जो है इज आउटलाइन इन आर्टिकल 44 है, ठीक है। और यूनियन सिविल कोड जो बेसिकली है क्या, तो यूनियन सिविल कोड जो है वो पूरे देश में सिविलियंस को बाई रिलीजन और बाई एनी मोटिव एक करने की बात करता है, कि सभी के लिए सभी कुछ बराबर रखे जाएंगे, सारे प्रावधान जो होंगे वो सभी के लिए समान होंगे। इस पे चर्चा करता है, इस पे बात करता है। इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। ये क्वेश्चन हमारा मनी बिल से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन कह रहा है, राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है कि वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सके या मनी बिल में कोई भी अमेंडमेंट कर सके, क्योंकि हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं पॉलिटी के टॉपिक में पहले कि जो मनी बिल से रिलेटेड स्पेशल पावर्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, लोकसभा में होती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन हमारा है, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है, तो राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट, मतलब राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है कि राज्यसभा जो है अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन जो है, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है कि चर्चा नहीं हो सकती। तो चर्चा तो कर सकते हैं, चर्चा तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अमेंडमेंट या कोई रूल की बात नहीं की गई है, सिंपली चर्चा करने की बात की गई है, तो चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल पहला और दूसरा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 2 इज योर आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम राज्यसभा से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं और करंट में कितने मेंबर्स हैं। तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से करेंटली 229 मेंबर्स जो हैं, रिसेंटली 245 टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें से 229 मेंबर जो हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड आर्ट, लिटरेचर एसेट्रा, इन सभी फील्ड से नॉमिनेटेड है। तो टोटल 25 मेंबर्स रिसेंटली राज्यसभा में हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं वाई आर राज्यसभा इलेक्शन इंपॉर्टेंट। राज्यसभा के इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे राज्यसभा के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं,
कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं और कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं। तो इन पावर्स को परफॉर्म करने के लिए, मतलब इन सारे एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए राज्यसभा का इलेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है हाउ आर राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड। राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट कैसे किए जाते हैं? तो राज्यसभा के मेंबर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि राज्यसभा लोकसभा के ऊपर और भी ज़्यादा जानना तो हम आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइन। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 है क्या। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है क्या। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है वो क्यों लाया गया था, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में एक अच्छे कानून के दौर, मतलब अच्छे कानून बनाने के तौर पर लाया गया था। मतलब ये एक्ट जो है ऑन अगस्त 20, 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज ऑब्जेक्टिव वाज टू ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इससे भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था। अब देखिए इसमें चीज़ें क्या क्या है, पहले मैं ये भी बता देता हूँ। इस एक्ट लागू कब हुआ? तो ये एक्ट जो है वो लागू हुआ 1921 में। और इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है? तो देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ हुई थी इस एक्ट में वो क्या हुई थी कि यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले जो था उसे दो भागों में क्लासीफाई कर दिया गया। ठीक है, एक हो गया हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट। दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया, मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूं। यहां जो हमारा मैटर था उसे सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में बांट दिया गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यही दिया हुआ है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इनटू, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट था इनटू टू कैटेगरीज, उसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला था सेंट्रल सब्जेक्ट और दूसरा था प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट में बांट दिया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको भी दो भागों में बांटा गया। वे द एक्ट रिलैक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। फर्दर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसे भी दो भागों में बांट दिया गया। एक था हमारा ट्रांसफर्ड और दूसरा था रिजर्व। अब जरा समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सब्जेक्ट है उसे दो भागों में बांटा गया। पहला है सेंट्रल, दूसरा है प्रोविंशियल। अगेन प्रोविंशियल को ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में बांट दिया गया। मतलब क्या है कि मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल रिलेटेड जितने भी लॉज वगैरह हैं वो बनाएगी, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो प्रोविंसेस में जितने भी लॉज वगैरह है वो बनाएगी। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है उसे भी दो भागों में बांटा गया, एक है ट्रांसफर और एक है रिजर्व। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, ठीक है, उस पर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अगर कोई लॉ बनाती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना होगा, मतलब उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट है उस पर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यही चीज कही गई है इसमें। इसके अलावा अगर हम इसमें आगे देखें तो इट इंड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इसमें बाई कैमरलिज्म, सबसे पहले बाई कैमरलिज्म की स्थापना की गई। अब ये बाई कैमरलिज्म क्या है? तो बाई कैमरलिज्म के द्वारा क्या किया गया, थस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, बाई कैमरलिज्म के द्वारा क्या किया गया, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों में बांट दिया गया। एक था अपर हाउस और दूसरा है लोअर हाउस। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को दो भागों में बांट दिया गया, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। ये था इसका सेकंड पॉइंट। और इसके अलावा इसमें और चीजें क्या की गई, तो इट प्रोवाइड अपॉइंटमेंट ऑफ द अथॉरिटी। इसके अलावा आप देख सकते हैं तो सिविल सर्विसेज की स्टार्ट हुआ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज को इसी एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब शुरुआत किया गया था 1926 में सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई इसी एक्ट के द्वारा। और इसके अलावा इट पर्पस ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसमें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की शुरुआत की गई। उसके अलावा द चैम्बर वाज इनॉग्रेटेड इन 1921 में इसे इनॉग्रेट किया गया। अगर आप ये कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और अगर आप चाहते हैं कि इसे हम और डिटेल में कवर करें, मतलब सारे एक्ट्स को और डिटेल में हम कवर करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो ला देंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4,
व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ ज्वाइनिंग सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास बाई। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखिए बात की गई है यहाँ पे संसद की दोनों बैठक में, संसद की संयुक्त बैठक में। जब संसद की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्देशित किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका आंसर यही होगा कि जब संयुक्त बैठक होती है तो सिंपल मेजोरिटी से उसे सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा उसे पास आउट किया जा सकता है। तो ये था इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए की है? तो हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में। तो देखिए प्लानिंग कमीशन यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू इंस्टीट्यूशन नीति आयोग ऑन जनवरी 1, 2015। तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इससे रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे लिए यही था कि हमारा जो आंसर है वो क्या है? प्लानिंग कमीशन। तो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था? तो प्लानिंग कमीशन का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है? भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है। सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइदर 1 और नॉर 2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड भी हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और उनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स इन रिलेशन टू द मिनिस्टर्स काउंसिल, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स एंड फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इन रिलेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इन रिलेशन टू द मिनिस्टर्स काउंसिल, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, अगेन रिगार्डिंग टू द पार्लियामेंट, अदर पावर्स एंड फंक्शंस एंड प्राइम मिनिस्टर पावर्स रेस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पे आप डिटेल में सभी कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजंस in 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। भारत के संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है द प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, 5th और 6th शेड्यूल की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल में है क्या। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल पे। तो देखिए 5th शेड्यूल में क्या है? इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब ये शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करता है 5th शेड्यूल। नेक्स्ट 6th शेड्यूल को देखते हैं। इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये ट्राइबल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा वहां पे। नेक्स्ट है डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, बिल्कुल गलत है, स्टेट की बात ही नहीं करता है, अभी हमने देखा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायत की बात नहीं करता है, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, here is our next question. With reference to the union government, consider the following statements. संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट। क्या कह रहा है कि राजस्व विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड देखते हैं नो अकाउंट can be withdrawn from the consolidated fund of India without the authorization from the Parliament of India। ये बिल्कुल सही है कि भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की समेकित निधि में से कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती। तीसरा ऑप्शन है ऑल द disbursement made from public account also need the authorization from the Parliament of India। सार्वजनिक खाते से किए गए सभी व्यय
इसके अलावा भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ओनली, सी हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भारत के संविधान का संरक्षक होता है, ठीक है, संरक्षक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली, मतलब हाल ही में निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? अब इससे रिलेटेड आप यहाँ पे सभी कुछ देख सकते हैं। द ईयर्स व्हेन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वेर डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया आर, तमिल को कब स्टेटस मिला था? 12 अक्टूबर 2004। संस्कृत को कब मिला था? 25 नवंबर 2005। कन्नड़ को कब मिला था? 31 अक्टूबर 2008। तेलुगु को कब मिला था? 31 अक्टूबर 2008। मलयालम 8 अगस्त 2013। ओडिया 11 मार्च 2014। तो सबसे रिसेंटली कौन है? ओडिया, जिसे मिला है 11 मार्च 2014। तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज दैट हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। अब क्या कह रहा है? भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ा हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना ही एक और ना ही दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना संविधान में प्रावधान किया गया है। तो अब देखिए किस किस चीज की बात कर रहा है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, इन सभी चीजों का प्रोविजन किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या प्रियम्बल में है? नहीं, प्रियम्बल में नहीं है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में? नहीं। क्या इसका फंडामेंटल राइट्स में? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज में है, ठीक है। संप्रभुता को बनाए रखने की बात किस में की गई है? संप्रभुता, एकता और अखंडता को फंडामेंटल ड्यूटीज में की गई है। तो क्या हो जाएगा? डी इज योर राइट आंसर। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपको कुछ ऑप्शंस नहीं दिखाई दिए होंगे और मैंने नोटिस भी नहीं किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इन सारे क्वेश्चन के पीडीएफ टेलीग्राम पे हमारे अवेलेबल हो जाएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं इसे ठीक कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? तो यहाँ पे बात की जा रही पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। तो विकास में जन भागीदारी, पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, राजनीतिक जवाबदेही, ये गलत है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, वित्तीय जुटाना, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है? ये, इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्रिच्ड इन इट्स। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श से निहित है। तो देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा है? कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है। और अभी हमने देखा फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें हमने क्या देखा कि जो कल्याणकारी राज्य की बात जो है वो किसमें की गई है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में की गई है। तो क्या हो जाएगा आपका? बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि, भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो पहले देखते हैं, लोकसभा का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, नहीं, ये भी इसका रीजन नहीं है। नेक्स्ट है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, मतलब मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पे हमारा 2015 का 2015 का प्रीलिम्स का पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2016 के पॉलिटी के ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज होगी उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।